Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified. So today we are going to start a new series of lecture that is Existentialism. So इस सीरीज में हम 5-6 लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं। आज का लेक्चर तो बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और जो अपकमिंग लेक्चर रहेंगे उनमें हम डिटेल में सारे जो बेसिक एग्जिस्टेंशियल थिंकर हैं लाइक सात्रे, नीट्शे, किरकेगार्ड, हाइडेगर्स, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म में एज ए फिलोसोफर। क्लियर। तो अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करेंगे तो ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी फिलोसफिकल ट्रेंड है। क्लियर। 1940-50s के अराउंड ये फुली डेवलप हो चुका था। और अगर हम जैसे फ़िलासफ़ी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे फ़िलासफ़िकल थीम्स होते हैं जिन पे फ़िलासफ़र काम कर रहे होते हैं। क्लियर। जैसे है ना, मेटाफिज़िकल थीम है, एपिस्टेमोलॉजिकल थीम है, वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो कोई भी जो रहेगा उनका। बट जो एग्जिस्टेंशियलिज़म्स हैं यहाँ पे मल्टीपल थीम्स पे काम हो रहा है। ऐसा एक नहीं बोल सकते कि जैसे प्रैग्मेटिज़्म था, एनालिटिक फ़िलासफ़ी थी, वो एक उनका फिक्स्ड एरिया ऑफ स्टडी था जिस पे वो फोकस कर रहे थे। बट जब आप एग्जिस्टेंशियलिज़म की बात करते हैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फिक्स थीम नहीं है कि इस पे फ़िलासफ़र बात करें। वहाँ पे मल्टीपल थीम्स हैं। बट जो सब थीम्स हैं ना, जितने भी उन सब थीम्स का जो रिलेशंस है वो उनका जो सेंट्रल पॉइंट है, मतलब जो एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी है, दैट इज़ ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप गॉड को भी देखेंगे ना तो सेंट्रल पॉइंट पहले ह्यूमन बीइंग होगा फिर गॉड को। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मतलब जो एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी है इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ह्यूमन बीइंग है। अगर हम ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी या मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की अप्रोच देखें, वहाँ पे क्या करते हैं हम, कई बार तो ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल ही उसका एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया जाता है, उसको इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती है। हम एब्स्ट्रैक्शन में खो जाते हैं, जहाँ हम ऑब्जेक्टिविटी में खो जाते हैं। हम सब्जेक्टिविटी को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। मतलब जहाँ सेंट्रल गॉड को सेंट्रल पॉइंट बना दिया या किसी एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट बता दिया, तो वहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। बट जो एग्जिस्टेंशियल फ़िलासफ़ी है ना, यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग की इम्पोर्टेंस है वो हमें इंक्रीज़ होती दिख रही है। क्लियर। तो अगर हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें फिलोसफिकल एज ए फिलोसफिकल मूवमेंट, सो किरकेगार्ड फर्स्ट फिलोसफर हैं जिन्हें फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहा जाता है। मतलब इस जो मूवमेंट है इनका फादर उनको कंसीडर किया जाता है। सो बेसिकली अगर आप एग्जिस्टेंशियलिज्म को देखें तो इनकी जो मेन प्रेफरेंस थी वो क्या था, मतलब जो मैन है उसका जो कंक्रीट एग्जिस्टेंस है उसको समझना। अब मैन के जो एग्जिस्टेंस को अगर आपको समझना है ना, जो एज इट इज़ जैसे है, तो उसको आपको मेरा मतलब सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, कल्चरल लाइफ, वो सब चीज़ें मेरी लाइफ पे उनका इम्पैक्ट है। अगर मुझे अपनी लाइफ को समझना है तो मुझे उन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। मतलब मैं अपने आप को उतना अच्छे से समझ पाऊँगा अगर मुझे इन चीज़ों को मैं समझ पाऊँगा। क्लियर। सो जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स हैं दे मेंटेन दैट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फिलोसफिकल कैटेगरीज आर इनएडुकेट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन रियलिटी। सो मतलब अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशलिस्ट, जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स हैं, इनका ये मानना है कि जो ट्रेडिशनल फिलोसफी है, जो मॉडर्न फिलोसफी है, जो मैथडोलॉजी वो जो यूज़ कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है कि आप एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अच्छे से समझ पाएँ। और इनका ये मानना है कि जब तक आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस को नहीं समझ पाएंगे तब तक जो मैन है वो कॉन्स्टेंटली सफ़र करता रहेगा। मतलब वाई वी नीड एग्जिस्टेंशलिज्म, इसी क्वेश्चन को हम आज आंसर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स हैं दे एक्यूज़ philosophical traditions of the past of ignoring the concrete man and his problems। तो मतलब जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर है इनका ये मानना था कि जो ट्रेडिशनल फ़िलासफ़ी थी, चाहे मॉडर्न वेस्टर्न फ़िलासफ़ी थी, वहाँ पे मैन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितनी मिलनी चाहिए थी। उतनी मैनकाइंड को लेके, जो सब्जेक्ट को लेके उतनी रिसर्च नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। मतलब हमने फ़िलासफ़ी अब है क्या, बेसिकली हम कुछ ऐसी मतलब फ़िलासफ़िकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो जिनका मतलब डायरेक्टली मेरे एग्जिस्टेंस के साथ, मेरी लाइफ़ के साथ कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, तो भी हम उन पे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं। बट जो एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट है टोटली एकदम मतलब आप इसको इट इज़ वेरी क्लोज टू प्रैग्मेटिज्म, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मूवमेंट है। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश की जा रही है, उसके एग्जिस्टेंस को, उसकी इसेंस को। दैट इज़ वाई एग्जिस्टेंशलिज्म ब्रॉडली ट्राइज टू डिराइव द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल मैन फ्रॉम लिविंग आर लिव्ड एक्सपीरियंस, है ना, ऑफ कंक्रीट इंडिविजुअल्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो मतलब जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। एक इंसान सफ़र कर रहा है एंजाइटी से, है ना, फियर है, डेंजर्स है, फीलिंग्स, इमोशंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड हिज इन्फ्लुएंस,
एंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, है ना, तो उसको वो डिटेल में समझ रहे हैं. दे ऑल कंसिडर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन लाइक डेथ, meaning of human existence, God and man, values in life, nature of relationships, etc. as important. कौन? जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर हैं. तो मतलब जो अभी तक हम, अगर हम ट्रेडिशनल फिलॉसफी की बात करें, जहाँ हम मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करें, जहाँ मेडिवल फिलॉसफी की बात करें, वहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट था वो कुछ और ही था. बीइंग को ढूंढ रहे हैं आप, गॉड को ढूंढ रहे हैं आप, सोल को ढूंढ रहे हैं आप, हेल और हेवन की बात कर रहे हैं, मतलब आप मेटाफिजिकल एंटिटीज़ की बात करें. बट अब एग्जिस्टेंशलिज्म में वो सब चीज़ों को एक साइड पे कर दिया गया है. मैंने कहा ना, अगर आप गॉड को भी देख रहे हैं तो गॉड का भी पहले सेंट्रल पॉइंट ह्यूमन बीइंग रहेगा. यू आर स्टडिंग गॉड इन रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग, कि उसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है. गॉड सेंट्रल पॉइंट नहीं है. हमारा मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, नॉट कि भगवान को ढूंढना. सिर्फ अगर आप भगवान को ढूंढ भी रहे हैं यहाँ पे, तो उसका रिलेशन सीधे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ होना चाहिए. क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में इसको. सो एग्जिस्टेंशलिज्म्स emerged after World War I and become influential after the World II. Clear? The terrible destructive events of war period led to serious human suffering like uncertainty about human existence, anxiety, depression, recession, and the confusion about the positive role of education to be played for man and society. तो हुआ क्या, मतलब जो मॉडर्न मैन है, मॉडर्न वेपन्स थे इनके पास, तो मतलब जो वर्ल्ड वार 1 और सेकंड से जो डिस्ट्रक्शन हुई, जिस तरह से मतलब एक बम फेंको तो मतलब एकदम से पूरी की सिटी डिस्ट्रॉय कर दी गई, जैसे एटॉमिक बम जो अटैक हुए थे हिरोशिमा नागासाकी में. तो जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं उसमें क्या हो गया, एकदम से अनसर्टिनिटी, जो एग्जिस्टेंस है एकदम फ्रेगाइल सा लगने लगा कि इंसान कुछ है ही नहीं है. इंसान को क्या लगना है, अपना जो एग्जिस्टेंस है ऐसे लगना है फ्रेगाइल है, मतलब एक नैनो सेकेंड्स में मतलब आप सिटी की सिटी डिस्ट्रॉयड कर रहे हो. तो मतलब जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है वो मैनकाइंड ने फील किया. इंसान को ऐसा लगना शुरू हो गया कि मतलब पढ़ा लिखा होना, पढ़ाई है, ये सब क्या है, बकवास है एकदम से, इसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है. क्योंकि मतलब पढ़ा लिखा इंसान ही तो ये एटॉमिक्स वेपन्स और सारी चीज़ें बना रहा है. मतलब जो डिस्ट्रक्शन की तरफ कौन लेके जा रहा है, ह्यूमन बीइंग खुद ही. तो फिर उस एजुकेशन का क्या रोल हुआ, अगर वही एजुकेशन आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है. तो 2 bars shattered to pieces all hopes and confidence of man in himself and God. तो मतलब ये जो दो लड़ाई थी वर्ल्ड वार 1 और सेकंड, इससे क्या हुआ, इंसान का जितना मतलब था ना कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर भी, वो सारा टूट गया एकदम से. मैन रियलाइज दैट omniscient omnipotent God was no more or perhaps never was. तो इंसान को ये तक लगना शुरू हो गया कि भगवान जहाँ तो है नहीं है, जहाँ कभी था ही नहीं. That his existence in this chaotic world has been left without any dependable philosophical control, and that all the up till then existing philosophies of pure thought and reason put together are unable to help him out of this helpless situation. That the earlier securities, certainties, and meaningfulness of life have never been reduced to insecurities, uncertainties, and absurdities, and that he has become for himself the biggest and the most mysterious problem for solving, which he has to solely rely on his own sense of judgment, power, and of discretion and freedom of choice in all matter of life. Thus, man set out to discover new meaning and values in life, and come to discover and define the modern philosophy of एग्जिस्टेंशलिज्म. तो बात को आप समझ रहे हैं, वर्ल्ड वार 1 और सेकंड का इतना इम्पैक्ट पड़ा मैनकाइंड पे, सोसाइटी पे एट लार्ज, कि लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा खुद के ऊपर. एकदम सा डर, मतलब डर का माहौल. क्लियर? तो हुआ क्या, पहले इंसान पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, फिलॉसफीज़ पे भरोसा था कि फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएंगी. बट इन दोनों जो अटैक्स हुए, जो क्योस था, तो जो फ़िलासफ़िकल मूवमेंट्स थी जैसे रैशनलिज़म, एम्पिरिसिज़म, सिंथेसिज़म, तो ये सब एक इंसान को एकदम से क्या ऐसे लगने लगा कि मतलब ये नॉनसेंस है, इनकी कोई रेलिवेंस ही नहीं है. क्योंकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ह्यूमन बीइंग फेस कर रहा था, मतलब अब मुझे एंग्जाइटी से सफ़र कर रहा हूँ मैं सपोज, तो मुझे रैशनलिज़म क्या बताएगा, मुझे एम्पिरिसिज़म क्या हेल्प करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा.
है ना। फियर है अगर, इमोशंस फीलिंग्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, मेंटल मतलब टूट चुका हूँ मैं अगर, जो मतलब इतना क्योस होगा जब वर्ल्ड वॉर वन और सेकंड के बाद, जो मतलब इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी जो इंटेलेक्चुअल मतलब मूवमेंट्स होती हैं वो भी शायद कोलैप्स कर गई। तो लोगों को ये लगने लगा कि जो फिलासफीज़ हैं वो भी सारी बेस्ड हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलासफिकल मूवमेंट थी, ये एकदम मतलब क्रिटिक था इनका भी। इसलिए मतलब जो क्रिटिक ऑफ एनलाइटनमेंट है वो भी किसका, इसी मूवमेंट का पार्ट था। इन्होंने क्या किया था, जो एनलाइटनमेंट मूवमेंट थी उसको भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। और ये लोगों ने क्या किया, उस क्रिटिसिज्म से ये एकदम से एक नई फ़िलासफ़ी लेके सामने आया जिसे उन्होंने नाम दिया था एग्जिस्टेंशियलिज़म्स। और यहाँ पे वो मेन जो उनका मोटो था वो एकदम से मतलब जो न्यू मीनिंग है लाइफ का वो डिस्कवर करना चाहते थे। और वो कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर ह्यूमन बीइंग अपने एग्जिस्टेंस को समझ पाए। जैसे बुद्ध की बात करते हैं तो बुद्ध कौन है, जिसने अपने एग्जिस्टेंस को डीपली समझ लिया हो, वो बुद्ध हो जाता है। तो जब हर कोई इंसान अपने आप को उतना डीपली समझ पाएगा तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे क्या पड़ेगा, सराउंडिंग में क्या पड़ेगा। मतलब बुद्ध क्या होता है, बुद्ध कभी किसी का बुरा चाहता है, भला चाहता है? वो हमेशा भला ही चाहेगा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। क्लियर। तो ये जो फिलोसफिकल मूवमेंट है एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो ये मतलब एकदम से नया मीनिंग देना चाहती थी किसको, मीनिंग ऑफ लाइफ। थस मैन सेट आउट टू डिस्कवर न्यू मीनिंग एंड वैल्यूज इन लाइफ एंड कम टू डिस्कवर एंड डिफाइन द मॉडर्न फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। बेसिकली जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये है क्या, एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ए यूनिवर्सल एलिमेंट इन ऑल थिंकिंग is the attempt of man to describe his existence and its conflict, the origin of these conflict and the anticipation of overcoming them. Clear? तो बेसिकली जो है इट्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, है ना। इट्स अ ऑब्जेक्टिव अप्रोच इज थिंकिंग वेयर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। क्लियर। जहाँ पे हमने जो ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है उसको समझने की कोशिश की, और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में कॉन्फ्लिक्ट हैं, जैसे हम बात कर रहे थे एंग्जाइटी सफरिंग्स, है ना, मेंटल डिसऑर्डर्स, उनको समझने की कोशिश करो। उनका कॉज क्या है, कैसे ओरिजिनेट होती है, एंग्जाइटी आती कैसे है ना, फियर कैसे आता है, लैक ऑफ फ्रीडम्स, सेंस ऑफ लैक ऑफ फ्रीडम्स, तो उनको ओवरकम करने के तरीके क्या हैं, एंग्जाइटी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, जो क्योस है, मेंटल क्योस, मेंटल डिसऑर्डर है, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये जो फिलोसफिकल मूवमेंट थी इसका मेन फोकस इस पे था। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए फिलोसफी ऑफ रीअफर्मिंग एंड रीगेनिंग द लॉस्ट स्टेटस ऑफ मैन इन द एडवांस्ड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। तो बेसिकली अगर हम देखें एग्जिस्टेंशियलिज्म्स को एज ए फिलोसफिकल मूवमेंट्स, सो दे आर क्रिटिसाइजिंग द अर्लियर methodology used by the साइंटिस्ट फिलासफर्स आर एवरीवन। अब हुआ क्या था, जो एक्सेस ऑफ साइंस है, मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उससे क्या हुआ, जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो नेचर है एकदम से क्या होगा, मैकेनिकल्स, नो इमोशंस नो फीलिंग्स। तो फिर एंग्जाइटी तो होगी ही। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो आप, सिर्फ ग्रोथ के पीछे भाग रहे हो, सिर्फ फिनंशियल डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हो, सेल्फ ग्रोथ, जो सेल्फ की डेवलपमेंट है उस पर कोई फोकस ही नहीं है, तो उससे क्या होगा, इंसान नहीं रहा, क्या हो गया, एकदम मशीन की तरह, शैतान, है ना। तो जो एग्जिस्टेंशियल मोमेंट है, जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स थे, उनका जो मेन मोटो था वो क्या था, जो इंसान का जो एग्जिस्टेंस है जो लास्ट हो गया है इन मैकेनिलाइजेशंस, इन साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन इंडस्ट्रियलाइजेशंस, वो उसको फिर से रीगेन करना चाहते थे। मतलब इंसान को फिर से इंसान बनाना, जिसमें रिस्पेक्ट हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, है ना। मतलब हम जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें इतना खो गए हैं कि इंसान इंसान ही नहीं रहा। तो जो एक इंसान किसको बोला जाता है, जिसमें इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, है ना, जिसमें बैलेंस हो। और वो चीज़ तो ख़त्म होती जा रही है डे बाय डे। तो जो एग्जिस्टेंशियल मोमेंट थी ये उसको फिर से रिकवर करना चाहते थे। देयरफॉर दिस इज़ अ थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल मीनिंग विच आस्क ईच मैन टू पॉन्डर ओवर द रीजन्स फॉर हिज एग्जिस्टेंस। तो इसलिए मतलब अगर मुझे अपना एग्जिस्टेंस समझना है तो मुझे खुद के बारे में देखना है कि मैं सफ़र कर रहा हूँ भाई, क्यों कर रहा हूँ, जैसे बुद्ध ने किया था। बुद्ध ने रियलाइज़ किया ना, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। वो बुद्ध ने रियलाइज़ किया, बुद्ध हो गए। अगर मैं ये रियलाइज़ करूँगा मैं भी बुद्ध हो सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट कर सकता हूँ, शॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो इसलिए जो एग्जिस्टेंशियल मोमेंट है ये
जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। बेसिकली जब भी हम फिलॉसफी की बात करते हैं वहाँ पे सब्जेक्टिविटी की कोई रेलिवेंस है ही नहीं है। हम उन्हीं चीज़ों की बात करना चाहते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिवाइज कर सकें, जो यूनिवर्सल हों। बट एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसी फिलोसफिकल मूवमेंट थी जिन्होंने सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। वो चाहे किरकेगार्ड हो, नीत्शे हो, सार्त्रे हो, दे ऑल टॉक्स अबाउट सब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस। क्लियर? दैट इज़ ऑल अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है एज ए फिलोसफिकल मूवमेंट, अगर हम उसको देखें, उसका सेंट्रल पॉइंट तो ह्यूमन बीइंग था, बट जो गॉड है उसकी इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ एग्जिस्टेंशियल थिंकर हैं वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, और कुछ जो हैं वो गॉड के एग्जिस्टेंस को सीरियसली नहीं लेते हैं। और इसलिए मतलब जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, यहाँ जो एग्जिस्टेंशियल थिंकर हैं, इनमें भी दो तरह की क्लासिफिकेशन हो जाती है, अथीस्ट एंड थीस्टिक। क्लियर? थीस्टिक क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें, किरकेगार्ड, मार्टिन बब्बर, पाल थिलिच, गैब्रियल मार्कल, कार्ल जैस्पर्स, ये लोग भगवान के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करते हैं। क्लियर? और ये गॉड के जो एग्जिस्टेंस को ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के साथ काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उसके रिलेशन को काफ़ी इंपॉर्टेंट बताते हैं। जैसे किरकेगार्ड की हम बात करें, फॉर एग्जांपल, किरकेगार्ड ने पहले रिलीजियस थे, फिर बीच में एकदम से छोड़ दिया, फिर से रिलीजियस हो गए, लीव टू फेथ जब वो बात करते हैं। तो मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ट्विस्ट, जो गॉड है उसके एग्जिस्टेंस को लेके भी, जो ह्यूमन लाइफ है उसको लेके इन्होंने काफ़ी मतलब उसको इंटरेस्टिंग वे में प्रपोज किया है। अगर हम बात करें जो अथीस्टिक हैं, उनमें जीन पॉल सार्त्रे, साइमन डी बेबर और मार्टिन हाइडेगर्स पॉपुलर हैं। क्लियर? जैसे सार्त्रे ने तो क्लियरली डिनाई कर दिया था कि अगर गॉड है, गॉड एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन फ्रीडम कैन नॉट गो टुगेदर। एक ही चीज़ हो सकती है, अगर गॉड है तो ह्यूमन फ्री नहीं है, अगर ह्यूमन फ्री है तो गॉड नहीं है। क्लियर? तो कुछ जैसे साइमन डी बेबर, मार्टिन हाइडेगर्स हैं, ये एक सेंस में गॉड को डिनाई कर देते हैं। क्लियर? सो अगर हम बात करें जो मेजर इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियल थिंकर हैं, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वन थे वो थे किरकेगार्ड। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वो फिलोसफिकल जो मूवमेंट है ये एग्जिस्टेंशियलिज्म, वो शुरू ही इनसे हुई थी। इनको फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहा जाता है। दानिश क्रिश्चियन फिलोसफी, 1813 में इनका बर्थ हुआ और 1855 में इनकी डेथ हुई है। द सेकेंड वन थे नीत्शे, जर्मन फिलोसफर थे और एथीस्ट थे। 1844 में इनका बर्थ हुआ और 19th सेंचुरी में इनका डेथ हुई है। जैस्पर, कार्ल जैस्पर साइकोलॉजिस्ट थे ये। 1883 में इनका बर्थ हुआ है और 1969 में इनकी डेथ हुई है। मार्टिन हाइडेगर हैं, फिनोमेनोलॉजिस्ट। 1889 में इनका बर्थ हुआ, 1976 में इनकी डेथ हुई है। गैब्रियल मार्कल की बात करें, 1889 में इनका बर्थ हुआ, 1973 में इनकी डेथ हुई है। और जीन पॉल सार्त्रे, दैट 1905 में इनका बर्थ हुआ और 1980 में इनकी डेथ हुई। ये इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। क्लियर? फिलोसफर्स की बात करें, ये सारे जो हैं वो एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट से ही बिलोंग नहीं करते थे। कुछ राइटर्स थे, कुछ फिनोमेनोलॉजिस्ट थे, कुछ पोइट्स थे, है ना? तो वो सबको मिला के एक जो एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट है वो क्लाइमेट मतलब कल्मिनेट होती है। साइकोलॉजिस्ट थे जैसे कुछ। Unlike other prominent school of philosophy, not all the proponents of existentialism were philosophers. Existentialist idea were popularized to art and literature as well. Hence, they philosophized not with the reason alone. Again, existentialism was a movement which was inspired not only by philosophers and their writings, but artists, novelists, and poets have also influenced its development. Clear? जैसे सार्त्रे हैं, उनको तो नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर में, बट वो एक अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियल थिंकर है। द फिलोसफर्स हु वर आइडेंटिफाइड विद इट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। उनकी जो अप्रोच थी वो काफ़ी अलग थी एक दूसरे को लेके। देयर वर थीस्ट, एथीस्ट, फिनोमेनोलॉजिस्ट, हार्मोनेटिक्स्ट, अब्सर्डिस्ट एटसेट्रा। जैसे मतलब कैमूस की बात करते हैं, वो बताते हैं कि जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, इट इज़ अब्सर्ड, इट हैज़ नो मीनिंग। But most of them were opposed to abstract metaphysical speculations and also to the systematization of reality. There was an explicit emphasis on individuality. तो मतलब जो कुल मिला के जो एग्जिस्टेंशियलिज्म एज ए फिलोसफिकल मूवमेंट थी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फिलोसफी होती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, नॉलेज में ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वैल्यूज़ में ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, उन चीज़ों को इन्होंने क्लियरली डिनाई किया। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो दी है इन्होंने सब्जेक्टिविटी को, इंडिविजुअलिटी को। जैसे क्राउड की बात की गई है, हार्ड मोरालिटी की बात की है, नीचे करते हैं, किरकेगार्ड क्राउड की बात करते हैं कि इंडिविजुअल को क्राउड का पार्ट नहीं होना चाहिए। नीचे कहता है कि स्लेव और मास्टर मोरालिटी, कि हमें मास्टर मोरालिटी प्रेफर करनी चाहिए, स्लेव मोरालिटी को प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं कुल मिला के इनको हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। क्लियर?
सो आज का जो टॉपिक था ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि एग्जिस्टेंशलिज्म बेसिकली है क्या। तो हमने क्या देखा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद जो हालात पैदा हुए कि ह्यूमन को अपना एग्जिस्टेंस से जब बिल्कुल फ्रेगाइल लगना शुरू हो गया, है ना, तो उसने क्या किया, एक नई फिलोसफिकल मूवमेंट शुरू हुई, नए थिंकर्स आए जिन्होंने जो लाइफ है उसको मीनिंग देने की कोशिश की बाय गिविंग इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्टिविटी, बाय गिविंग इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। कि अगर हम सब्जेक्टिविटी को, जैसे वो जो इम्पोर्टेंट पैराफ्रेज है एग्जिस्टेंशलिज्म मूवमेंट का, एग्जिस्टेंस प्रीसीड इसेंस, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इसेंस है। एग्जिस्टेंस हम खुद क्रिएट करते हैं, इसलिए जो भी ट्रबल्स हैं, क्योस है इस दुनिया में, उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हमें चाहिए कि दुनिया एक बेटर प्लेस हो इस दुनिया में रहने के लिए, तो हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, हमें सब्जेक्टिविटी को डिस्कवर करना पड़ेगा कि मेरा में क्या पोटेंशियल है, पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, तो तब जाके एक बेटर प्लेस जो है वो पॉसिबल है रहने के लिए। अदरवाइज जो वर्ल्ड है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स क्योस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।